मंच पर विराजमान भारत तिब्बत समन्वय संघ के चिंतन 2023 के इस अधिवेशन में पधारे मेरे बड़े परिवार के आप सभी सदस्य, पहले मैं आपका शीश झुकाकर अभिवादन, नमन और वंदन करता हूं। मैं आभार व्यक्त करता हूं इस मंच पर विराजमान भारत तिब्बत समन्वय संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर प्रयाग दत्त जुयाल जी का, मंच पर विराजमान आदरणीय श्री विवेक गुरु जी का, तिब्बत की हमारी बहन सुश्री ताशी डेकी जी का, श्रीमती फुकू डोलमा जी का, राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला विभाग जिनका सुंदर उद्बोधन हम सबने इस मंच से अभी सुना, डॉक्टर सुमित्रा कुकरेती जी, पूरे संगठन के अंदर जिन्होंने ऊर्जा का संचार करके हम लोगों को एक दिशा देने का काम किया है, ऐसे केंद्रीय संयोजक श्री हेमेंद्र तोमर जी, और जिनके प्रयास से आज मैं देख रहा हूं हरियाणा की इस भूमि पर इतना सुंदर आयोजन हुआ है, बहन डॉक्टर रुकमेश चौहान जी, डॉक्टर गुरप्रीत कौर जी, श्रीमती सुमन जागवान जी, सभी चिरपरिचित चेहरे हैं संगठन का जिन्होंने पूरा प्रारूप हम लोगों को दिया है, ऐसे विजय मान जी, अरविंद केसरी जी, बहन राजू मालवीय जी, मैं सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर आज यह चिंतन बैठक आयोजित की गई है। और यह भारत तिब्बत समन्वय संघ या संगठन, यह कोई चार व्यक्तियों का समूह मात्र नहीं होता। संगठन का अर्थ है कि संघ लोगों का गठन करना, फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ पुअर एंड डाउनट्रोडन, फॉर द सॉलिडेरिटी ऑफ द नेशन। अर्थात किस प्रकार से हम गरीब, दलित, दबे हुए व्यक्तियों को हम अग्रणी पंक्ति में ला सकें और किस प्रकार से हम अपने संघ या संगठन के माध्यम से देश की सेवा कर सकें, देश की अखंडता, संप्रभुता को बनाने के लिए हम सब काम कर सकें। भारत तिब्बत समन्वय संघ निश्चित रूप से जिस प्रकार से इसका विस्तार हुआ है, अन्य राज्यों में भी अब इसकी शाखाएं पहुंच चुकी हैं, और जिस मंतव्य से इस संगठन को, इस संघ को खड़ा किया गया कि हम कैलाश मानसरोवर और तिब्बत की मुक्ति के लिए हम संकल्प लेंगे और जन चेतना जगाने का काम करेंगे, जनता को जागरूक करने का काम करेंगे। मुझे प्रसन्नता इस बात की है कि आज मैं किसी भी राज्य में चला जाऊं या अपने ही प्रदेश के किसी भी जिले में चला जाऊं, मुझे वहां पर भारत तिब्बत समन्वय संघ का कार्यकर्ता मिलता है और उस कैलाश मानसरोवर मुक्ति आंदोलन के लिए संकल्प भी दिलाता है और तिब्बत के आंदोलन के लिए हम लोगों को प्रेरित भी करता है। मैं इस संगठन के माध्यम से कहीं ना कहीं यह भी मुझे प्रतीत होता है कि मैं अपने देश के लिए कुछ कर पा रहा हूं, क्योंकि हमारी देश की जब अखंडता, संप्रभुता की अगर मैं बात करता हूं तो तिब्बत हमारे लिए उतना ही आवश्यक है। और देश ही तो प्रथम है, मैं से बढ़कर मेरा और मेरा से बढ़कर हमारा, हमारा तो सिर्फ यह देश है। और मैं मानता हूं कि हम लोग तो उस संगठन से जुड़े हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में भी मेरा परिचय हुआ। हमारे संस्थापक सदस्य की ये वाणी थी कि भारत कोई भूमि का टुकड़ा नहीं, यह जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। हम इसको केवल अपने देश के रूप में नहीं देखते, हम तो यह मानते हैं कि हमारे जीवन के कण कण और क्षण क्षण में विद्यमान है। भारत कोई भूमि का टुकड़ा नहीं, ये जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। ये वंदन की भूमि, ये अभिनंदन की भूमि है। यहाँ की नदी नदी गंगा है, यहाँ के कण कण में शंकर है। हम जिएंगे इस देश के लिए और हम मरेंगे इस देश के लिए, और मरने के बाद भी हमारी अस्थियां उस गंगा में प्रवाहित करके कान लगाकर सुनोगे, उसमें से भी आवाज आएगी भारत माता की जय। और कहीं ना कहीं संगठन के उस मूल को ही, जिसमें कहीं ना इस देश की
मिट्टी की सुगंध है। इस देश के आगे के भविष्य के लिए एक योजना है। उस मूल को ही समझकर हम लोग इस संगठन से जुड़े थे। और मुझे लगता है कि अगर हमने मन में इस बात को विद्यमान कर लिया कि हमें देश की सेवा का यह कहीं ना कहीं एक मजबूत अवसर इस संगठन के माध्यम से मिल रहा है, तभी हम जाकर, जो संगठन मंत्री अभी इस बात को कह रहे थे कि हमें इतने संकल्प दिलाने हैं, हम इतने आयोजन करने हैं, हमें बराबर अपने संगठन को विस्तार देना है, तभी यह हो पाए। मैं जानता हूं कि हमारे हेमेंद्र जी हैं, हेमेंद्र जी बार बार मुझसे कहते हैं कि भाई आप उतना समय इस संगठन में नहीं दे पा रहे हैं। तो मैंने कहा कि क्या करूं, क्योंकि आपने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का मुझे बताया कि मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं, और हम तो कर्म धर्म वचन नाम से भी नीरज कमल है, तो कुछ ज्यादा ही हमारी व्यस्तताएं वहां हो जाती है। पर कहीं पर भी संगठन को आवश्यकता होगी, किसी भी स्तर पर जाकर इस संगठन के उद्देश्यों को लेकर हमें कहीं पर भी संघर्ष करना होगा, तो उसमें किंचित मात्र भी मैं पीछे नहीं रहूंगा। अपना छाती अड़ाकर हम लोग उस संकल्प को पूरा करने का काम करेंगे। तिब्बत इस देश को कहीं ना कहीं एक ऐसा देश, चीन, जिसकी विस्तारवादी नीतियों से अब पूरा विश्व कहीं ना कहीं परिचित हो चुका है। ये वही चीन है जिसने अक्साई चीन पर भी कब्जा किया। ये वही चीन है जिसने तिब्बत की स्वायत्तता को भी खत्म करने का प्रयास किया। ये वही चीन है जिसने हांगकांग और मकाऊ पर भी कब्जा किया। ये वही चीन है, एक शक्तिशाली राष्ट्र रूस की भी अगर जमीन पर वो कब्जा करने का प्रयास करता है, तो हमारे राज्य अरुणाचल और सिक्किम को भी वो अपने दक्षिण तिब्बत बताने का काम करता है। और वो कहीं ना कहीं विश्व से कोई भी उनकी गतिविधि होती है उसको बाहर ना निकल जाए, विश्व में पता ना चल पाए, इसका वो प्रयास करता रहा। और कितना बड़ा एक षड्यंत्र उस देश के अंदर घट रहा था, वो तो तब निकला जब जैविक हथियारों का भी वह किस प्रकार से विश्व के खिलाफ प्रयोग कर पाए, उसके लिए बराबर उनके रिसर्च सेंटर, उनके अनुसंधान केंद्रों में काम होते रहे। वो विश्व को तब पता चल पाया जब कोविड-19 जैसा वायरस पूरे देश भर में फैल गया, पूरे विश्व भर में फैल गया। और चीन अभी भी यह मानने को तैयार नहीं है कि वुहान के लैब में वहां पर पूरे विश्व के खिलाफ एक षड्यंत्र रचा जा रहा था, और वहीं से इस कोविड-19 की उत्पत्ति हुई। ये चीन तिब्बत पर कब्जा कर कहीं ना कहीं इस भारत के भी अंदर अपने जड़ को फैलाना चाहता है। और तिब्बत एक ऐसा राष्ट्र जहां पर चले जाइए प्राकृतिक सौंदर्य है, एक तरफ कलकलाती हुई नदियां हैं, तो आपको वहां पर सुंदर पहाड़ों का भी आपको दृश्य दिखाई देगा। और वहां के लोग, उनके व्यवहार में देखिएगा एक शीतलता होती है, उनकी वाणी में एक बहुत ही मर्यादित उनका आचरण दिखाई देता है जब भी आप तिब्बत के लोगों के बीच में जाइए। और वो तिब्बत ज्ञान की भूमि थी, वो तिब्बत आयुर्वेद की भूमि थी। उस तिब्बत पर कब्जा करके चीन ने कहीं न कहीं उनके प्राकृतिक संसाधनों का दोहन तो किया ही, उनके मानवाधिकार पर का भी हनन करने का काम चीन ने किया है। और हम अगर त्रिविष्टक कहते उसको, हम उसको स्वर्ग की भूमि कहते थे। उसका जिक्र महाभारत में है, कालिदास के काव्यों में। उस स्वर्ग की भूमि को उसने कहीं न कहीं उसका दोहन किया, उसको, उसकी स्वतंत्रता को नष्ट किया। 1914 में भारत, ब्रिटेन और चीन भी उसका भाग था, जिसके बाद में वो मुकर गया कि वो उस शिमला के कंक्लेव में उसकी सहमति नहीं थी, पर मैकमोहन लाइन की सहमति हुई थी। पर चीन ने 1949 में तिब्बत पर हमला किया, 1950 में तिब्बत पर हमला किया, और फिर दलाई लामा जी ने 1959 में वहां से बाहर आकर भारत में निर्वासित सरकार का गठन किया। और इसके बाद 1963 से 1972 तक चीन ने पूरे विश्व से तिब्बत को काट दिया। 9 वर्षों तक लहासा तक में कोई नहीं जा सकता था।
वहां पर विदेश का कोई व्यक्ति नहीं पहुंच सकता था। चीन ने इस तरह से तिब्बत को पूरे विश्व से काटने का काम किया। आज भी आप चले जाइए तो चीन में, आपकी राजधानी बीजिंग में तो आपको बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं दिखेंगी, बड़े बड़े उनके संस्थान दिखेंगे, सारी मूलभूत सुविधाओं की कोई कमी नहीं है। पर अगर आप तिब्बत में चले जाइए तो आज भी वो क्षेत्र पिछड़ा हुआ दिखाई देता है। आज आवश्यकता है कि ऐसा देश जिससे हमारा सांस्कृतिक एक हम लोगों का सरोकार रहा है, हम एक दूसरे से जुड़े रहे हैं, आज उनको हम साथ लेकर जाएं, उनके जिस स्वायत्तता की उनको जरूरत है, जिस स्वतंत्रता की उसकी जरूरत है, उसको हम पूरा करने का काम करें। रज्जू भैया हमारे मार्गदर्शक, हमारे अभिभावक, जिनके चिंतन का ही के कारण ही इस पूरे भारत तिब्बत समन्वय संघ की स्थापना हुई। उन्होंने कहा था कि तिब्बत की स्वतंत्रता के लिए ही सनातनी लोगों को ही आना होगा, और सनातनी लोग वो होते हैं जो आज हैं, जो कल थे, जो आज हैं और जो कल भी रहेंगे। कई लोग ये सनातनियों को सोचते हैं कि किसी का मंदिर तोड़ दो तो सनातनी खत्म हो जाएंगे। कोई सोचते हैं कि इनको पूजा पाठ की पद्धति पर सवाल इनके खड़ा कर दो तो सनातनी रुक जाएंगे। अरे सनातन तो वो होता है जो पृथ्वी को भी पूजता है, इस भूमि को भी अपनी माँ का दर्जा देता है। सनातनी तो वो है कि वो सूरज की भी पूजा करता है, हम वृक्ष की पूजा करते हैं, हम चंद्रमा की पूजा करते हैं। अब तुम सनातनियों के मंदिर को तोड़कर तुम उन्हें थोड़ा ना रोक लोगे। तुम सूरज को कैसे अपनी उष्मा देने से रोकोगे? तो चंद्रमा को कैसे अपनी चंद्रमा अपनी रोशनी देने से उसको कैसे रोक पाओगे? इस पृथ्वी को तुम कैसे खत्म कर पाओगे? उसे नहीं छिपा पाओगे। सनातनी रहेंगे, और सनातनी निश्चित रूप से हमारा यह धर्म है कि कोई भी व्यक्ति दबा कुचला हो, जहां से मैंने शुरुआत किया था कि जो भी दबा कुचला हो, इस सनातनी का यह धर्म है कि वो आगे बढ़कर उसको उसके मूलभूत अधिकारों के उसके अधिकारों को के लिए वो संघर्ष करे। मैं भारत तिब्बत समन्वय संघ का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि आपने इस संगठन से मुझे जोड़ा है, और इस संगठन के माध्यम से कहीं ना कहीं ऐसे संघर्ष का भी हिस्सा बनाया है, और हम सब लोग संगठित होकर इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए जो भी हर संभव होगा वो प्रयास करेंगे। संगठन के दिशा निर्देशों के माध्यम से इसको गति किस प्रकार से प्रदान किया जाए, मैं स्वयं व्यक्तिगत रूप से इसमें और ज्यादा रुचि लेते हुए, जिस प्रकार से श्रीमती कुकरेती जी ने कहा कि राष्ट्रीय महिला विभाग भारत तिब्बत समन्वय संघ एक बैठक करे जिसमें 50% तिब्बत महिलाओं का भी वहां पर भागीदारी रहे। मैं हेमेंद्र जी और हमारे संगठन मंत्री जी और हमारे अध्यक्ष प्रयागदत्त ज्वाल जी, मैं भी यहाँ से इस बात का संकल्प लेता हूँ कि राष्ट्रीय युवा विभाग भी इस प्रकार का ही बैठक करेगा, और हम पूरी भागीदारी तय करेंगे कि तिब्बत से ही नहीं और भी जो हमारे आसपास के देश के प्रतिनिधि भी हों, उनको भी मैं उस बैठक में बुलाने का प्रयास करूंगा कि एक कंसेंसस बने। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम तो कोई लेकर जाते हैं, पर डिप्लोमेटिक टाइज को मजबूत करने के नाम पर कई बार हमारी ही सरकार के कई नुमाइंदे जाकर कोई ऐसा वक्तव्य दे देते हैं जिससे चीन भी हतोत्साहित हो जाता है। तो एक बार कंसेंसस बनेगा और लगेगा कि पूरे विश्व के लोग इससे जुड़ रहे हैं, तो राजनीतिक उस पर भी कहीं ना कहीं एक दबाव बनेगा। और मैं बहुत आभारी हूं कि आज चिंतन बैठक में तमाम विषयों पर आप लोग यहाँ चिंतन कर रहे हैं, उसका मुझे भी आपने आज भाग बनाया है, और मैं बधाई देता हूँ डॉक्टर सुधा गुप्ता जी, जिनके पुस्तक का विमोचन हुआ आत्मोत्कर्षक श्रोत्र सूर्य, और राष्ट्रवादी चिंतक डॉक्टर बलीराम हेडगेवार, केशव बलीराम हेडगेवार, इनकी लेखिका है गुरमीत कौर जी, और शब्द सारथी डॉक्टर ममता सूद जी इसकी लेखिका है। आज इन पुस्तकों का भी विमोचन हुआ। इससे यह तो स्पष्ट हो जाता है कि यहाँ पर बड़े ज्ञानवान और विचारवान लोगों का यह पूरा समूह है। ये हमारा भारत तिब्बत समन्वय संघ, यहाँ 3 पुस्तकों के विमोचन हो रहे हैं, और कहा गया साहित्य संगीत कला विहीना, साक्षात पशु पक्ष विषाण विहीना।
तो जिसको साहित्य संगीत कला का ज्ञान है वो यहाँ पर वो बैठा हुआ है, तो वो राष्ट्रभक्त भी है, वह राम भक्त भी है और वह शिव भक्त के रूप में कैलाश मानसरोवर मुक्ति के लिए आंदोलन के लिए काम करने वाला कार्यकर्ता भी है। मैं पुनः भारत तिब्बत समन्वय संघ के सभी पदाधिकारियों को और सबसे पहले आप सभी हमारे बड़े परिवार सदस्यों का अभिवादन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत।